नमस्कार दोस्तों। हमने हाल ही में देखा कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट में बहुत सारे चेंजेस किए गए, जिसमें बहुत बड़े बड़े नामों ने अपना रेजिग्नेशन भी दिया और 42 नए मिनिस्टरों ने शपथ ग्रहण की, जिसमें से 7 मिनिस्टरों को प्रमोट किया गया है और 36 न्यू फेसेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि कोविड की इम्प्रॉपर हैंडलिंग के कारण जो गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म हुई है, इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अपना कैबिनेट रीशफल करेगी। सो लेट्स टॉक। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि कैबिनेट का क्या मतलब होता है। कैबिनेट काउंसिल का मतलब होता है एडवाइस गिवन टू अ मोनार्क इन प्राइवेट। तो अब हम जानते हैं कि कैबिनेट का पॉलिटिकल सेंस में क्या मतलब होता है। पॉलिटिकल सेंस में कैबिनेट का मतलब होता है अ बॉडी ऑफ एडवाइजर टू अ हेड ऑफ स्टेट हु आल्सो सर्व्स एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हेड काम करते हैं और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को एडवाइस भी देते हैं। तो ये होता है पॉलिटिकल सेंस में एक कैबिनेट का मतलब। अगर सिंपल शब्दों में बात की जाए तो कैबिनेट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन द गवर्नमेंट हु एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट फॉर इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो ये हो गया हमारा व्हाट इज कैबिनेट। जो मौजूदा वक्त में हमारा कैबिनेट का साइज है वो 1990 से थर्ड सबसे बड़ा कैबिनेट साइज है, जो कि 53 मेंबर्स से 77 मेंबर्स तक बढ़ गया है एक्सक्लूडिंग द पीएम। हमारा जो रिकॉर्ड कैबिनेट साइज है वो 80 मेंबर्स है एक्सक्लूडिंग पीएम, जो कि मैक्स अलाउड साइज है एक कैबिनेट का। ये 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में और 2 बार मनमोहन सिंह की सरकार में फॉर्म हुआ था। तो चलिए पहले बात करते हैं प्रोमिनेंट रेजिग्नेशंस के बारे में। तो सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर हर्षवर्धन का। ये उनमें से एक थे जो बाबा रामदेव के साथ कोरोनिल के लॉन्च में स्टेज शेयर कर रहे थे। और अगर ये इनकी मानी जाए तो ये कहते हैं कि डार्क चॉकलेट हेल्प करती है कि कोविड स्ट्रेस को बीट करे। His resignation means admission of COVID failure by the central government. पी चिदम्बरम का कहना है कि अगर कोई भी डिसीजन सही होता है तो उसका सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री को दे दिया जाता है, लेकिन अगर कोई डिसीजन गलत हो और उसमें कोई खामी हो तो उसका सारा बोझ मिनिस्टर पे डाल दिया जाता है और उसका रेजिग्नेशन ले लिया जाता है। तो मनसुख मंडाविया विल बी रिप्लेसिंग हिम एज द न्यू हेल्थ मिनिस्टर। तो अब बात करते हैं दूसरे फेमस या प्रोमिनेंट रेजिग्नेशन के बारे में, जो कि है प्रकाश जावड़ेकर का, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट रह चुके हैं। इन्होंने बहुत सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस या मूव्स लिए हैं, जिनके बारे में अब हम चर्चा करें। इनका पहला कंट्रोवर्शियल मूव था कि इन्होंने वेटलैंड रूल चेंज कर दिया है, जिसमें इन्होंने सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी हैं कि वो अपनी वेटलैंड्स किस तरह हैंडल करें। दूसरा इन्होंने काम किया है कि इन्होंने नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को वीकन कर दिया है, उसकी पावर्स उससे छीन ली हैं और वो बहुत ही वीक रह गया है और वो कोई डिसीजन अपने आप नहीं ले सकता। तीसरा और सबसे बड़ा जो इन्होंने कदम उठाया है वो है EIA, जो है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि बहुत ही बड़ा एक कंट्रोवर्शियल मूव है, जिसमें अगर किसी फर्म को अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलती है, इन्वायरमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो वो अपना प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद वो सर्टिफिकेट ले सकती है। सो श्री भूपेंद्र यादव विल बी रिप्लेसिंग हिम एज द न्यू इन्वायरमेंट मिनिस्टर। जो तीसरा नाम है वो है रमेश पोखरियाल का, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं और इनकी टर्म के अंडर हमारे पास INEP न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, जो कि एक बहुत अच्छा मूव है, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फॉरेन स्टैंडर्ड्स के साथ मैच कराएगा। और धर्मेंद्र प्रधान विल बी रिप्लेसिंग हिम एज द न्यू एजुकेशन मिनिस्टर। तो अब बात करते हैं किन मिनिस्ट्रीज में कोई चेंज नहीं आया है। तो बिग 3 मिनिस्ट्रीज में कोई चेंज नहीं है। बिग 3 मिनिस्ट्रीज में आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि अभी भी अमित शाह ही हैं। हम सब ने देखा ही है कि उनके अंडर दिल्ली पुलिस कितनी इफेक्टिवली उसने रॉयट्स और वायलेंस को कंट्रोल किया है और उसने कितने अच्छे तरीके से प्रोटेस्टर्स, जो कि फार्मर्स और स्टूडेंट्स हैं, उनको कितने अच्छे तरीके से हैंडल किया है। एक नई मिनिस्ट्री भी आई है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, वो भी अमित शाह को सौंप दी गई है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था गुजरात कोऑपरेटिव सेक्टर का। इसलिए अमित शाह बनते हैं फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ
कोऑपरेशन। दूसरी आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि राजनाथ सिंह के पास ही है, और हम सब जानते हैं उन्होंने कितने अच्छे तरीके से इंडिया चाइना फेस ऑफ हैंडल किया है, जो कि आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है। तीसरी आती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, और हमने देखा कि उनका रिएक्शन टुवर्ड्स रियाना ट्वीट, एंड उन्होंने ऑस्ट्रेलियन मीडिया को एक लेटर भेजा क्योंकि उन्होंने पीएम को क्रिटिसाइज किया एंड वार्निंग देम दिस कैन हार्म द रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेशंस। तो इतने छोटे से मुद्दों पे हमने उनका बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस देखे। अगला आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो ये अभी भी निर्मला सीतारमन के पास ही है। ये बहुत एक शॉकिंग सा चेंज है कि कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि इसमें कोई जीडीपी ग्रोथ रेट इनकी टर्म में नेगेटिव में पहुंच गई थी, और इनसे अगर इसके बारे में पूछा जाता है तो ये कहती हैं कि इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड। और इनसे अगर राइजिंग प्राइजेस के बारे में पूछा जाता है, जैसे अनियन के प्राइस राइज हुए थे, तो इनसे पूछा गया कि इसका कारण क्या है, तो ये लिटरली ये कहते हैं कि डू नॉट वरी मच एज आई डू नॉट ईट अनियंस। तो अगला नाम आता है नितिन गडकरी का। ही कंटिन्यूज टू बी द मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया। चौथा नाम आता है पीयूष गोयल का, जो कि पहले 3 मिनिस्ट्रीज संभालते थे, अब उनके पास सिर्फ 2 मिनिस्ट्रीज रह गई हैं, इनसे रेलवे मिनिस्ट्री ले ली गई है। तो अब बात करते हैं कौन से नए नए मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए हैं, कौन से नए नए फेसेस इंट्रोड्यूस हुए हैं कैबिनेट में। तो नए मिनिस्टर्स में पहला नाम आता है अश्विनी वैष्णव का। इनको मिली हैं 2 मिनिस्ट्रीज, पहली मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन। ये ही इज अ वेरी क्वालिफाइड पर्सन, ही हैज डन हिज एमटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर, और इनका यूपीएससी जो आईएएस के पेपर होता है उसमें 27th रैंक आया है। तो अगला नाम आता है मनसुख मंडाविया का, जो हमारे नए हेल्थ मिनिस्टर हैं। इनको इनके फर्स्ट डे पे ही ट्रोल कर दिया गया था ट्विटर पे, क्योंकि इनके कुछ पुराने ट्वीट्स बाहर आए थे जिसमें कुछ इस तरह की इंग्लिश थी, लेकिन ये कुछ ज्यादा मैटर नहीं करती इनकी मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग। लेकिन इनके पास कोई प्रॉपर एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन नहीं है हेल्थ की फील्ड में, तो ये एक चिंता करने की विषय है। और इनकी जो स्टडीज हैं वो है एमए इन पॉलिटिकल साइंस। तो अब बात करते हैं कुछ डिफरेंट हाइलाइट्स ऑफ कैबिनेट के बारे में। तो अब इंक्रीज हुआ है वुमेन मिनिस्टर्स की रिप्रेजेंटेशन में। पहले 4 वुमेन मिनिस्टर्स होती थी हमारी कैबिनेट में, अब उनका नंबर 7 से इंक्रीज कर दिया है, जो कि उनका नंबर टोटल 11 मिनिस्टर्स तक लेके जाता है, जो कि पहले जो हमारा हाईएस्ट नंबर था जो कि था 12 वुमेन मिनिस्टर, जो अंडर मनमोहन सिंह के टाइम में था, अब ये सेकंड हाईएस्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1990 से ये हमारा 3rd लार्जेस्ट कैबिनेट साइज है। तो 53 मेंबर्स से लेकर 77 मेंबर्स आगे हो गए हैं टोटल में अब। तो इससे पता चलता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का मंत्रा चेंज हो गया, जो इन्होंने 2014 में दिया था, मैक्सिमम गवर्नमेंट्स एंड मिनिमम गवर्नमेंट। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों के व्यूज चेंज होते हैं और इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा। तब उन्होंने कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब ये है कि हमारी करप्शन कम होगी और हमारी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो मिनिस्टर्स में चेंज आया है, ये आया है क्योंकि अब नई स्टेट इलेक्शंस आ रहे हैं और पार्टी की इमेज भी बचानी है, जो कि पैंडेमिक के दौरान खराब हुई है। इसी कारणवश 11 मिनिस्टर्स हैं जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि इस कैबिनेट रीशफल का कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर बड़े डिसीजन पीएमओ खुद लेते हैं, तो इससे कोई बड़ी चेंजेस की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। इसी बात पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज नहीं बल्कि उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। डिसेंट्रलाइज का मतलब हमें उसकी अथॉरिटी आगे देनी चाहिए, मीन्स हमें अपने सबऑर्डिनेट्स को उसकी अथॉरिटी देनी चाहिए कि वो भी खुद स्टेप्स उठा सके। इसी पे इकोनॉमिक्स अभिजीत बैनर्जी कहते हैं कि पीएमओ की इंटरफेरेंस कम होनी चाहिए हमारी इकोनॉमी में, ताकि हमारी जो कंट्री है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पाथ पर जा सके। तो जो 7 नए मिनिस्टर्स जो प्रमोट हुए हैं उनके नाम आपको दिखेंगे यहाँ। तो अब मैं बताता हूँ अपना ओपिनियन।
बाकी जब गवर्नमेंट ने कैबिनेट रीशफल डिसाइड ही कर लिया था तो सिर्फ एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स ही थी जिसमें एक चेंजेस किए जा सकते थे, क्योंकि कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था इकोनॉमी ने हमारी ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक और उससे भी पहले अंडर द लीडरशिप ऑफ निर्मला सीतारमन. So that's all for this video. Please like the video and subscribe to my channel. Thank you.